Hello everyone, welcome again in my YouTube channel Aradhyan's Tutorial Hub. Friends, in last video you have learned about combustion and or its type, and in this video this is the part second, and in this video you will watch about flame. What is flame? What is the structure of flame? So let's watch. First of all, you will see what is flame. You can define a flame is the visible gaseous part of a fire. फ्रेंड्स, फायर आप जानते हैं क्या है? उस फायर का जो भी विजिबल पार्ट है, विजिबल गैसियस पार्ट, कैसा पार्ट है? विजिबल, जिसे आप देख सकते हैं, गैसियस पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं. द कलर ऑफ द एलपीजी फ्लेम इज ब्लू. अब देखिए, आपके जो किचन में आप जो गैस स्टोव यूज करते हैं, एलपीजी गैस, उसके बर्नर पर आपने जो फ्लेम देखी है वो किस कलर की होती है? ब्लू कलर की. कोई क्वेश्चन अगर आपसे सब पूछा जाता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ एलपीजी फ्लेम, सो दैट दिस इज ब्लू. ओके. द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज येलो. और अगर हम कैंडल फ्लेम की बात करें तो कैंडल फ्लेम किस कलर की होगी? येलो कलर की होगी. ओके. Similarly, the color of a camphor flame is bright orange. कैम्फर आप जानते हैं, अक्सर आप पूजा पाठ के समय भी इसका यूज करते हैं. कैम्फर कपूर, जब इसको जलाया जाता है तो किस कलर की फ्लेम निकलती है इसमें? ब्राइट ऑरेंज. ब्राइट ऑरेंज का मतलब क्या हुआ? चमकीला कलर. कैसा होगा ये? ऑरेंज तो है, लेकिन इसमें क्या है? ब्राइटनेस, एक चमक होती है जब अपन कैम्फर यानी कपूर को जलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग. अब ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं, ऐसे कौन से कंबस्टिबल मटेरियल्स हैं जिनको जब हम बर्न करेंगे, जिनका कंबस्शन होगा तो फ्लेम जनरेट होगी ना. तो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स हमने देखे हैं, इनको हम देखेंगे. इनमें से कौन से जो फॉर्म्स करेंगे फ्लेम को और जो है फ्लेम का फॉर्मेशन नहीं करेंगे. ओके. सबसे पहले हम बात करें कैंडल की. तो आप अभी जस्ट हमने देखा है कैंडल की जो फ्लेम है वो येलो कलर की होती है. ओके. तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कैंडल फॉर्म्स फ्लेम. तो कैंडल पे तो क्या होता है? देखिए, इसमें तो फ्लेम बनती है. मैग्नीशियम की हम बात करें तो मैग्नीशियम जब बर्न करते हैं हम, तो वहां कोई फ्लेम नहीं होती, कोई ब्राइटनेस जरूर निकलती है, लेकिन इसमें कोई फ्लेम जनरेट नहीं होती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कैम्फर की यानी कपूर. इसकी भी फ्लेम होती है, भी जस्ट हमने देखा है ब्राइट ऑरेंज कलर होता है. ऐसे ही जो केरोसिन स्टोव है, यहां भी क्या होगा? ये भी फॉर्म्स का ये भी क्या करेगा? फ्लेम का फॉर्मेशन होगा. किसमें? केरोसिन स्टोव में भी. यानी केरोसिन जो फ्यूल है ये भी क्या करता है? फ्लेम का फॉर्मेशन करता है. चारकोल की हम बात करें, चारकोल को जब हम बर्न करते हैं तो उस केस में कोई फ्लेम नहीं बनती है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ क्या रीजन रहा है. हम देखेंगे रीजन बिहाइंड द फ्लेम फॉर्मेशन. कि फ्लेम का फॉर्मेशन कब होता है, क्या रीजन है इसके पीछे? द सब्सटेंसेस व्हिच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स. ऐसे सब्सटेंस जो कि वेपोराइज होते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, जब उनको बर्न किया जाता है, उनको जलाया जाता है, उस समय जो सब्सटेंस वेपोराइज होते हैं केवल वही फ्लेम जनरेट करेंगे. ठीक है. तो हमने देखा कि केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स. केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स, यानी जब हम कैंडल की हम बात करें, इसको हम जब बर्न करते हैं तो वो उसका जो वैक्स है क्या होती है? वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू कर देती है. और उसके बाद क्या होता है? वो राइज थ्रू द विक. उसके सेंटर में जो आपने धागा देखा है, कैंडल के बीच में जो धागा होता है, या जब हम केरोसिन ऑयल का कोई भी दीपक या कोई चीज हम जलाते हैं, उसमें भी क्या होता है? कोई भी ऐसा कोई धागा हो सकता है, या उसमें कोई ऐसी कपड़े की कोई ऐसी बत्ती हो सकती है जिसके थ्रू क्या होता है? जो केरोसिन है वो ऊपर की ओर चढ़ता है. तो वहां जब ये राइज होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है, तो क्या होता है? ये वेपोराइज होना शुरू कर देता है. यानी केरोसिन ऑयल भी क्या हुआ? हीटिंग से ये वेपोराइज, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और ये जो क्या करेगा? फ्लेम का
फॉर्मेशन करेगा। और सेम यही चीज कहाँ होती है, कैंडल के केस में होती है। तो जो भी सब्सटेंस है जो वेपराइज हो सकते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनमें हमेशा क्या होती है, फ्लैम होती है, या हाईली इनफ्लेमेबल, इनमें काफी फ्लैम्स निकलती हैं। चारकोल एंड मैग्नीशियम डू नॉट वेपराइज एंड सो डू नॉट प्रोड्यूस फ्लैम्स। अब चारकोल और मैग्नीशियम के केस में हमने देखा कि यहाँ कोई फ्लैम नहीं बनी थी। रीजन क्या, आप जानते हैं चारकोल यानी कोयला क्या वेपराइज होता है, वो आप उसे कितना ही हीट कर लें कभी भी वेपराइज नहीं होगा, कोई वेपर नहीं बनती कोल की, इसलिए उसमें कोई फ्लैम जनरेट नहीं होती। ऐसे ही मैग्नीशियम जो मेटल है ये भी वेपराइज नहीं होती है ना, सॉलिड मटेरियल है ये। तो इस केस में भी क्या होता है, वेपराइज नहीं होगा, कोई वेपर नहीं बनेगी, इसलिए फ्लैम का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। तो ये रीजन है कि कहाँ फ्लैम बनेगी और किस मटेरियल में फ्लैम नहीं बनेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लैम की फ्लैम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अ फ्लैम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स। फ्लैम में क्या होते हैं, 3 जोन्स होते हैं। स्पेशली हम कैंडल फ्लैम की बात करेंगे। इसका जो सबसे आउटर जोन होता है कैंडल फ्लैम का, वो होता है ब्लू कलर का। तो आप जानते हैं कि ब्लू कलर कहाँ जनरेट होता था, एलपीजी गैस में भी। जो एलपीजी गैस का फ्लैम थी वो क्या थी, ब्लू जनरेट होती थी। और एलपीजी को हमने एक गुड फ्यूल माना है, रेस्पेक्टिवली अदर फ्यूल लाइक चारकोल एंड वुड, है ना। उनकी अपेक्षा क्या है कि जो एलपीजी गैस है वो काफी अच्छा फ्यूल है, क्योंकि वो कंप्लीट कंबशन होता है, वहां कोई रेजिड्यू नहीं बचता। जब आप गैस पे काम करते हैं एलपीजी गैस पर, तो वहां कोई ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ बन रहा हो या उसमें कोई काला धुआं निकल रहा हो या कोई राख उसमें बन रही हो, ऐसा नहीं होता। वहां क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं जो आउटर मोस्ट जोन है कैंडल का, बाहरी हिस्सा जो है ये किस कलर का होगा, इस फ्लैम का कलर होगा ब्लू, ब्लू लाइनिंग में रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन। तो आप ध्यान रखेंगे जहां भी कंप्लीट कंबशन होगा उसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। और ये कहाँ होता है, आउटर जोन में। तो एक जोन तो इसका हो गया ये फ्लैम का आउटर जोन। नेक्स्ट हम मिडिल जोन में हम बात करें। मिडिल जोन क्या होगा, यहाँ होगा पार्शियल कंबशन, यानी यहाँ पर आधा अधूरा कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन नहीं हो पा रहा है, पार्शियली हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, जिस वजह से जो फ्लैम है वो किस कलर की हो रही है, येलो कलर की। अब यहाँ पर एक बात ये भी देखेंगे हम कि जो हमने बात करी थी कंप्लीट कंबशन, जब कंबशन कंप्लीट होगा, है ना, ब्लू कलर की फ्लैम निकलेगी, तो उस केस में ये पार्ट कैसा होगा, हॉटेस्ट पार्ट होगा, काफी हीट जनरेट होगी इसमें। यानी हम जो भी इस पर कुक करना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, या उस गैस को किसी भी एज ए फ्यूल यूज करना चाहते हैं, तो हमें उससे काफी एनर्जी मिलेगी। ओके, मिडिल जोन की हम बात करें, यहाँ पे पार्शियल कंबशन हो रहा है। पार्शियल कंबशन होने से जो फ्लैम है उसका कलर कैसा है, येलो है, क्योंकि कंबशन कैसा है, पार्शियल है, आधा अधूरा है, कम हो रहा है इसमें, है ना। इसलिए यहाँ पर जो हीटिंग होगी या हॉटनेस होगी इसकी कैसी होगी, वो मॉडरेटली मतलब मध्यम, बीच की। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इनर मोस्ट जोन। जो इनर मोस्ट है सबसे अंदर वाला, यानी कि जहां इसकी जो विक है ये, ठीक है, ये जो कैंडल की विक है, धागा इसका, इस जगह पर क्या होगा, ये होगा इनर मोस्ट जोन, जो कि अनबर्न्ट वैक्स है। अनबर्न्ट मींस जहां पर जो वैक्स है वो मोल्टन फेज में है, जो कि जली नहीं है, ठीक है। इस केस में ये अनबर्न्ट वैक्स वेपर है, ठीक है। वैक्स वेपर तो बनी थी वैक्स की, लेकिन वो कैसी है, अनबर्न्ट है, जली नहीं है, इसलिए उसका कलर कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा। ये आपने देखा भी होगा, जब मोमबत्ती को हम बुझाते हैं तो उसके विक पर, उसकी आगे की जो धागा होता है उस पर ब्लैक कलर का कुछ रहता है इस पे, है ना। ब्लैक कलर क्यों होता है, क्योंकि जो वैक्स है वो कैसी है, अनबर्न्ट, जली हुई नहीं होती है, तो बिना जली हुई वैक्स है। ओके, और अब जब यहाँ पर इसका कंबशन ही नहीं हो पा रहा है, वो अनबर्न्ट है, इट मींस यहाँ पर जो हॉटनेस होगी वो कैसी होगी, लीस्ट, सबसे कम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था फ्लैम का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे और एग्जाम में आपके लिए अगर एक ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये फ्लैम का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ भी करना पड़ सकता है, इसको बहुत अच्छे से आप लर्न कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन है, व्हाई डू गोल्ड स्मिथ यूज द आउटर मोस्ट जॉन ऑफ द फ्लैम। ये देखिए, ये जो गोल्ड स्मिथ है यानी सुनार जो है,
जब भी उसे कहीं किसी सोने या चांदी की चीज पर कोई टाका लगाना होता है, कोई करेक्शन करना होता है, तो वो क्या करता है, जो भी फ्लैम जलाता है, जो भी इस तरह की कोई लैंप या जिसको यूज करता है, वो उसके केवल आउटर मोस्ट जोन को यूज करता है। जस्ट अभी हमने देखा है कैंडल की फ्लैम में जिसका आउटर मोस्ट जोन है वो कैसा है, हॉटेस्ट पार्ट है उसका, है ना, हॉटेस्ट, वहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी वहां पर होगी, सबसे ज्यादा गर्म भाग होता है वो, कि वहां पर क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है आउटर मोस्ट जोन में। हम कह सकते हैं, हमारा आंसर हो सकता है कि गोल्डस्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लैम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप। ये देखिए, ये पाइप जिसको यूज करता है वो भी किसका बना होता है, मेटल का ही होता है। फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैम, क्योंकि जो उसका आउटर मोस्ट जोन होता है वो क्या होता है, फ्लैम का हॉटेस्ट पार्ट होता है। आपको सिंपली एक सिंगल वर्ड भी आप इसका याद रख सकते हैं, बिकॉज इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैम। कौन सा, आउटर मोस्ट जोन, सबसे बाहर का जोन जो है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ अ गुड फ्यूल, कि गुड फ्यूल हम किसे कहेंगे, उसमें क्या ऐसे फीचर्स होने चाहिए कि हम उसे गुड फ्यूल कहें। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडिली अवेलेबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो रेडिली, बहुत इजीली, आसानी से हमें क्या हो, वो अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि हमें उस फ्यूल के लिए तो भटकना पड़े, मिल नहीं रहा है हमें वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा फ्यूल क्या है, जो इजीली, रेडिली यानी कि बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाए। सेकंड थिंग, इट इज चीप। दूसरी बात क्या है, सस्ता भी होना चाहिए। अगर वो चीप नहीं होगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा, तो उसे खरीदना भी, उसे यूज करना भी काफी एक्सपेंसिव होगा, यूज नहीं कर पाएंगे हम, है ना, इजीली उसे। नेक्स्ट है, इट बर्न्स इजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट। अब ये इजीली बर्न भी होना चाहिए, जलना भी चाहिए हवा में इजीली, है ना, एट अ मॉडरेट रेट। ऐसा नहीं कि स्पीड से बर्न होके खत्म हो जाए फ्यूल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हम जो भी जिस पर्पस के लिए उसको बर्न करना चाहते हैं वो हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। हमें चाहिए मॉडरेटली, यानी वो धीरे धीरे हीटिंग देता रहे और बर्न भी होता रहे, तो मॉडरेटली रेट उसकी होनी चाहिए। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और दूसरी बात क्या है, हीट भी क्या होनी चाहिए, लार्ज अमाउंट की हीट भी प्रोड्यूस होनी चाहिए। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। और जब भी इसको हम बर्न करें तो बर्न होने के बाद कोई भी अनडिजायरेबल यानी कोई भी रेजिड्यू, कोई भी अनावश्यक चीज नहीं बचनी चाहिए, उसे ही हम गुड फ्यूल कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्यूल एफिशिएंसी एंड कैलोरिफिक वैल्यू। ये लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर का। फ्यूल एफिशिएंसी इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ इफेक्टिवली अ फ्यूल कन्वर्ट्स एनर्जी। यानी फ्यूल एफिशिएंसी किसे कहा जाएगा, हाउ इफेक्टिवली, कितनी किफायती रूप से कोई फ्यूल एनर्जी देता है, यानी जो फ्यूल है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उससे हमें एनर्जी मिल रही है, कितनी इफेक्टिवली, ठीक है। जितनी ज्यादा इफेक्टिवली कोई फ्यूल से हमें एनर्जी मिलेगी, हम कहेंगे वो ज्यादा एफिशिएंसी वाला फ्यूल है। ओके, ऐसा नहीं है कि हमने फ्यूल तो काफी ज्यादा जला दिया, तो काफी हद तक बर्न कर दिया, लेकिन हमें उससे एनर्जी ही नहीं मिली, तो उसे हम गुड फ्यूल कैसे कहेंगे, उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, बहुत लो होगी, बहुत कम होगी। तो फ्यूल कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट एफिशिएंसी वाला, अच्छी एफिशिएंसी वाला वो फ्यूल होना चाहिए, जो इफेक्टिवली क्या कर सके, एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द कैलोरिफिक वैल्यू। अब जो किसी फ्यूल की एफिशिएंसी है इस पर डिपेंड करती है उसकी कैलोरिफिक वैल्यू पर। लेकिन अब ये कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी को तो हमने डिस्क्राइब तो कर दिया, लेकिन इसको मेजर किस में करें, इसको कैसे नापें, कैसे इसका मेजरमेंट किया जाए कि कोई फ्यूल कितना एफिशिएंस है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम एक और टर्म यूज लेते हैं, वो क्या है, कैलोरिफिक वैल्यू। यानी हमने किसी फ्यूल के 1 किलोग्राम को अगर इसका हमने कंबशन किया है, कंप्लीट कंबशन किया है, तो उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है
उसको हम क्या कहेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल पर केजी। यहाँ पर जो फ्यूल है उसकी क्वांटिटी को हमने किलोग्राम में लिया है, यानी पर केजी है ना, 1 किलोग्राम के लिए हम निकाल रहे हैं, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे हम किलो जूल में डिफाइन कर रहे हैं। इसलिए इसकी जो यूनिट होगी कैलोरीफिक वैल्यू की वो क्या होगी, किलो जूल पर केजी। शॉर्ट में इसको हम केजी, किलो जूल पर केजी, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है इसका, ये लास्ट क्वेश्चन है इस आज के इस वीडियो का। फ्यूल एफिशिएंसी एंड कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। In an experiment, 4.5 kg of a fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 180,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. यहाँ हमें जो फ्यूल इसको हमने इसका कंप्लीट कंबशन किया है, कंप्लीट बर्न किया है, उसको वो कितना है 4.5 kg, और इससे जो हीट प्रोड्यूस्ड हुई है वो हमें किलो जूल में ही दे रखी है 180,000। ओके, तो हम इजीली इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन वेट ऑफ फ्यूल बर्न, यानी जो अमाउंट जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसका अमाउंट कितना है, यानी 180,000 किलो जूल। क्योंकि आप जानते हैं कैलोरीफिक वैल्यू का जो इसकी जो यूनिट है वो क्या है, किलो जूल पर केजी, यानी किलो जूल ऊपर आएगा। किलो जूल क्या है, जो हीट प्रोड्यूस्ड हुई है वो, एंड अपॉन पर केजी, यानी कि केजी कहाँ आ रहा है, नीचे, यानी डिवाइड किससे करें, इसके वेट से, जितना हमने जिस वेट का हमने फ्यूल लिया है, यानी कि 180,000 तो कहाँ जाएगा, ऊपर किलो जूल में, और 4.5 केजी आएगा नीचे। तो यहीं से तो देखो ये इसकी यूनिट बन रही है किलो जूल पर केजी। पर मींस क्या होता है, अपॉन, नीचे की तरफ है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट को हटा के एक जीरो ऊपर चला जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे और आपको आंसर मिलेगा 40,000 किलो जूल पर केजी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से कोई न्यूमेरिकल अगर आपको इससे रिलेटेड फ्यूल एफिशिएंसी और कैलोरीफिक वैल्यू से आपके लिए कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इजीली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अभी तक इस चैनल के बारे में पता नहीं उनको जरूर बताएं, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आराध्यांस ट्यूटोरियल हब।